हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर 1 में आपको कुछ बातें बताई थी। अब हम आज उसी के आगे चलेंगे, अचल संपत्ति के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। थोड़ा थ्योरी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, अचल संपत्ति के उदाहरण और भी देख लीजिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे नाव चलाने का अधिकार, बाग के स्वामी का हित, मिट्टी से अलग करने के पूर्व भूमि और मार्ग का अधिकार, जलकर का अधिकार, हिंदू विधि के अंतर्गत वंशानुगत पद, जागीर से आय का अधिकार, कर मुक्त इनाम की भूमि में उत्पादन का अधिकार, खनिज का अधिकार, बूचड़ खाना, किसी मंदिर में वंशानुक्रमागत पुरोहिताना, जो वंशानुक्रम पुरोहित चले आ रहे हैं, हिंदू विधवा का पति की अचल संपत्ति की आय से प्राप्त जीवन हित, हॉट या किसी गांव के वार्षिक अदायगी प्राप्त करने का अधिकार, बंधक ऋण पट्टे पर दी गई संपत्ति का पुनर्ग्रहण, ये सब अचल संपत्ति में आता है। अब देखिए, अचल संपत्ति कौन कौन सी नहीं होती है। कॉपीराइट अचल संपत्ति नहीं है, रॉयल्टी अचल संपत्ति नहीं है, पूजा करने का अधिकार अचल संपत्ति नहीं है, अचल संपत्ति के बंधक के विक्रय के लिए डिक्री अचल संपत्ति नहीं, सरकारी प्रोमिसरी नोट, उगती फसलें, घास व खड़े कास्ट, सिनेमा घर में भूबद्ध वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी ना हो जैसे मशीन, कुर्सियां आदि, ये सब अचल संपत्ति नहीं है। विक्रय या पट्टे का विशेष निष्पादन करने का अधिकार अचल संपत्ति नहीं, सरकारी प्रोनोट या बकाया के लिए डिक्री आदि, ये सब अचल संपत्ति नहीं है। ठीक। अब देखिए, अब इसमें आता है अनुयोज्य दावा। क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम। तो अनुयोज्य दावा जो होता है, दो बातें अनुयोज्य दावा में आती हैं। रुपए का ऐसा लेन देन जो बिना प्रतिभूति के किया गया हो, जैसे प्रोनोट पर कर्ज, चल संपत्ति से लाभप्रद हित, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल। अब जैसे अनुयोज्य दावा में सबसे पहला आता है सादा ऋण। रुपए पैसे के जितने भी ऋण हैं वो अनुयोज्य होते हैं। कर्जा, भुगतान न होने पर ऋणी के खिलाफ वाद योजित किया जा सकता है। अगर कोई कर्जा लेके कर्जा नहीं चुकाता है तो उसके ऊपर वाद किया जा सकता है। सप्रतिभूति बंधक व चल संपत्ति को गिरवी दोनों अनुयोज्य दावा नहीं है। देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर बंधक है या चल संपत्ति है को गिरवी, दोनों अनुयोज्य दावा नहीं। सीधा साधा कर्ज अनुयोज्य होता है, जो नॉर्मल कर्ज होता है वो अनुयोज्य होता है। कर्ज के लिए यदि जमानत ली है तो यह अनुयोज्य दावा नहीं रहेगा। अगर कर्ज के लिए यदि जमानत ली है कर्ज के लिए तो अनुयोज्य दावा नहीं रहेगा। बंधक व गिरवी में जमानत हो तो अनुयोज्य नहीं रहेंगे। अगर बंधक और गिरवी में जमानत हो तो अनुयोज्य रहेगा। जमानत अनुयोज्यता की जगह ले लेगी, जमानत अनुयोज्यता की जगह ले लेगी। अब बात आता है क्लेम, दावा। अनुयोज्य होने के लिए जरूरी है कि कर्ज वसूलने में कोई कानूनी अड़चन ना हो। अनुयोज्य होने के लिए जरूरी है कि कर्ज वसूलने के लिए कोई कानूनी अड़चन ना हो। जैसे प्रोनोट पर कर्ज से यदि सही स्टाम्प ना हो या मियाद बीत गई हो तो कर्ज अनुयोज्य दावा नहीं रहेगा। इस तरह मनी लेंडर एक्ट के विपरीत में दिया कर्ज भी अनुयोज्य दावा नहीं होगा। जैसे महाजन के पास कर्ज देने का लाइसेंस ना हो तो कर्ज अनुयोज्य। अब जैसे महाजन, जैसे प्राइवेट व्यक्ति अगर कोई पैसा कर्जे पे देता है, ठीक है, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस होना चाहिए। जैसे हम बैंक से अगर कर्जा लेते हैं तो उसके पास लाइसेंस होता है ना कि भाई लोन देता है जो कर्ज देता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से अगर कोई कर्जा लेते हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो वह अनुयोज्य नहीं। अब आता है लाभप्रद हित। चल संपत्ति से लाभप्रद हित भी अनुयोज्य दावा है। चल संपत्ति से शर्त यह है कि इसका संबंध ऐसी चल संपत्ति से हो जो अनुयोज्य दावा करने वाले व्यक्ति के कब्जे में ना हो। ऐसे हित लाभप्रद हो तथा दीवानी अदालतें इसे राहत देने के लिए पर्याप्त आधार मानती हैं। जैसे पार्टनर द्वारा हिसाब मांगने का अधिकार लाभप्रद है, ये अनुयोज्य दावा है। जैसे पार्टनर, कोई दो पार्टनर है आपस में तो उससे लाभ मांगने का ये अनुयोज्य दावा है।
बोली की राशि वापस पाने का अधिकार यदि बोली स्वीकार न हो तो यह अनुचित दावे का उदाहरण। विक्रय निरस्त हो जाने पर क्रय राशि का बयाना वापस लेने का अधिकार लाभप्रद है, यह अनुचित दावा है। कर्ज सादा कर्ज होना चाहिए, अनुचित दावे में कर्ज का होना जरूरी है। सादा कर्ज होना चाहिए, बिना जमानत प्रतिभूति के होना चाहिए, बंधक से अन्यथा होना चाहिए, गिरवी से अन्यथा होना चाहिए, हाइपोथिकेशन से अन्यथा होना चाहिए। ये सब जो आते हैं एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जमानती और गैर जमानती ऋण में अंतर क्या है। तो सिक्योर्ड डेबिट उस उधारी को कहते हैं जिनकी वसूली का चिंता महाजन को नहीं होता, बल्कि उधार चुकाने की चिंता ऋणी की होती है। उसने अपनी कोई संपत्ति चल या अचल बतौर जमानत बाबत ऋण रसीद भुगतान महाजन के पास जमा की हो। अगर ऋणी उसे छुड़ाना चाहता है तो उधार में ब्याज चुका दे, अन्यथा महाजन में संपत्ति पचा लेगा। कर्ज खत्म, संपत्ति जब्त। कर्ज खत्म, संपत्ति जब्त। अब देखिए, अगर कोई महाजन से पैसा लेता है तो वह उसके बदले में कुछ ना कुछ सामान रखवाता है। अगर आप उसका कर्जा नहीं चुकाते हैं तो वो संपत्ति क्या करता है, खा जाता है, मतलब जब्त कर लेता है। ठीक है। अचल संपत्ति यदि बतौर जमानत वास्ते अदायगी कर्ज रखी गई है तो इसके प्रतिभूति बंधक सिक्योर्ड मोर्टेज कहा जाता है। चल संपत्ति गिरवी हो सकती है या हाइपोथेकेट हो सकती है। तीनों कर्ज नहीं, तीनों अनुचित दावा नहीं। तीनों कर्ज नहीं, तीनों अनुचित दावा नहीं। अब लॉटरी टिकट मॉल है या अनुचित दावा। तो हंसराज बनाम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी टिकट दोनों की विशेषताओं से युक्त पाया। जहां तक ड्रॉ में शामिल होने के अधिकार का प्रश्न है, लॉटरी टिकट मॉल है और इस रूप में इन्हें अनुचित दावा नहीं कहा जा सकता। जहां तक इनाम पाने के अवसर चांस का प्रश्न है, इस रूप में अनुचित दावा माना जाएगा। अब देखिए, सूचना है जो नोटिस है, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की नोटिस का प्रयोग धारा 6, 39, 40, 41, 43, 53, 53A में किया गया। ये नोटिस के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से जान देंगे। अब पब्लिक पॉलिसी है, स्टॉपल है, विबंध का सिद्धांत है जो मैंने बताया है, उपधारणा है, प्रिजम्पशन है, और सूचना के भेद हैं, वास्तविक विधिक सूचना, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव या इम्पोर्टेड नोटिस है। ये सब नोटिस के अंतर्गत आती है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में और डिटेल से जानकारी देंगे। अभी मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, बाद में थोड़े इसको बड़े करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।